गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा रीतिकाल का। बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, क्योंकि पहले हमने आदिकाल भक्तिकाल 2 सेमेस्टरों में हम उन्हें पढ़ चुके हैं। अब तीसरे सेम में आता है रीतिकाल के बारे में कि रीतिकाल की परिस्थितियाँ क्या है, रीतिकाल के नामकरण क्या है, रीतिकाल के भेद क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले हम जान लें कि रीति किसे कहते हैं। रीति शब्द की व्याख्या क्या है, तो बताते हैं आपको कि रीति शब्द का अर्थ क्या है। कोई नियम, प्रणाली या पद्धति। रीति यानी किसी पद्धति विशेष पर आप अगर कार्य करते हैं तो उसको रीति कहा जाता है। रीति शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है रीढ़ धातु से, जिसका अर्थ है कि आप उसे गति, चाल, मार्ग, पद्धति या प्रणाली भी है। तो इसे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि रीति शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, किसी पद्धति विशेष या प्रणाली। क्योंकि रीति काल में कोई भी अगर क्वेश्चन या आंसर है तो यही पूछा जाएगा कि रीति काल की विशेषताएं, रीति शब्द की विशेषताएं। तो सबसे पहले रीति के बारे में इसीलिए बताया जा रहा है कि रीति काल और रीति काव्य के साथ जब रीति शब्द जुड़ता है तो वह इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी अगर हम देखें तो एक विशेष प्रकार के ढांचे के आधार पर रचे हुए काव्य की ओर वो इंगित करता है। रीति शब्द रीति संप्रदाय का वाचक नहीं है। रीति का परिवर्तन किसने किया? आचार्य वामन ने। अगर छोटे क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाए कि रीति के आचार्य किसको माना जाता है, तो आप कहोगे आचार्य वामन को। वामन ने विशेष प्रकार से पद रचना को रीति कहा है। यह पद रचना काव्य गुण पर आधारित थी। वामन ने इसे बताया है कि रीति है वो काव्य की आत्मा है। रीति मात्र एक शैली का ही पर्याय बनकर रह गई थी वामन के पश्चात, क्योंकि रीति को वामन ने तो काव्य की आत्मा माना, लेकिन बाकियों के विद्वानों में मतभेद था। हिंदी के रीतिकाल का रीति शब्द एक व्यापक अर्थ का परिचायक है, जो रस, अलंकार, छंद आदि सभी काव्यांगों के आधार पर एक बंधी बंधाई परिपाटी का वाचक है। आगे हम करेंगे रीति काव्य से क्या तात्पर्य है। यानी पहले तो हमने जाना कि रीति शब्द किसे कहते हैं, एक पद्धति विशेष, एक मार्ग, एक प्रणाली को कहा जाता है। और अब हम जानेंगे कि रीति काव्य से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। ऐसी रचनाएं जिनमें क्या है, रस भी हो, अलंकार, शब्द शक्तियां, छंद, सभी काव्यांगों के आधार पर मानकर जो रचनाएं लिखी जाती हैं, उनका अपना क्या है, एक विशेष ढांचा, अपना एक पैटर्न होता है। और वही क्या रीति काव्य कहलाता है। रीति काव्य के रचनाकार की दृष्टि से किसी एक अथवा एक से अधिक काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ पर टिकी रहती है। उदाहरण के तौर पर रीति के कवि हम बता सकते हैं, केशवदास की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं और उनकी रचना
रामचंद्रिका आदि ग्रंथ रीति काव्य हैं। यानी उनके कुछ ग्रंथ हैं वो तो काव्य शास्त्र के ग्रंथ भी माने जाते हैं और कुछ जैसे रामचंद्रिका वो रीति काव्य भी माने जाते हैं। इस प्रकार जो रीतिकालीन कवि रहे हैं देव, उनकी भी रचनाएं बताई गई हैं कि भाव विलास, रस विलास, ये ग्रंथ तो काव्य शास्त्र के अंदर रखे जाते हैं और देव शतक रीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। उनके बाद आता है पद्माकर। पद्माकर की रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। ये काव्य शास्त्र ग्रंथ है। और हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ये रीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। रीति ग्रंथ और रीति काव्य, इन दो शब्दों में प्राय समानता दिखाई देती है, परंतु वास्तव में क्या है, दोनों भिन्न है। रीति ग्रंथ और रीति काव्य दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। रीति ग्रंथ शब्द लक्षण ग्रंथों के लिए है और रीति काव्य लक्ष्य ग्रंथों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक लक्षण ग्रंथों के लिए है और दूसरा लक्ष्य ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है। रीति निरूपण की दृष्टि से यह शुद्ध कलाकाल है। इसमें दो तरह के कवि हमें मिलते हैं। पहले वर्ग में वो कवि हैं जो लक्षण ग्रंथों का जिन्होंने निर्माण किया, और दूसरे वर्ग में वो कवि मिलते हैं जिन्होंने रीति शास्त्र में पारंगत होने पर भी लक्षण उदाहरण के चक्कर में नहीं पड़े और लक्ष्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की। यानी एक जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और दूसरा जिन्होंने लक्ष्य ग्रंथों की रचना की। काव्य शास्त्रीय जो आचार्य है मम्मट, उनके बाद समन्वय का रंग चुका गया और शेष रह गया संग्रह अनुवाद। रीतिकाल के कवि आचार्य यही कार्य करते रहे, उनमें कुछ भी मौलिक करने की न शक्ति थी और न साहस था। क्योंकि रीतिकाल के जो कवि थे वो अपनी प्रसिद्धि के लिए ही रचनाओं का निर्माण करते थे। स्वांत सुखाय न कि स्वामीन सुखाय, इस पद्धति के आधार पर वो कार्य करते थे। तो ऐसी स्थिति में रीति काव्य के कवि मौलिकता को चिंतन में ना ले सके। मौलिकता तो उनमें थी नहीं। वो क्या थे, मात्र अनुकरण के प्रति आसक्त होते रहे। ऐसा अनुकरण जो कलाकारी चमत्कारवाद के प्रदर्शन के लिए दरबार की आवश्यकता थी, यानी उनको दरबारी कवि भी कहा गया। रस का स्वरूप, निष्पत्ति भी, काव्यात्मकता, रस ध्वनि अलंकार के संबंध का कुलपति भिखारीदास, इनको छोड़कर आदि आचार्य कवि ने उल्लेख तक नहीं किया। तो जहाँ तक हम देखें तो रीति ग्रंथों में 3 प्रकार के निरूपण हमें दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के में जो काव्य है मम्मट की निरूपण शैली के आधार पर है। इस शैली में क्या है, काव्य के सभी अंगों पर कम ज़्यादा प्रकाश डाला जाता था। यानी अगर वो छंद है, रस है, निष्पत्ति है, तो सभी अंगों पर किसी पर कम किसी पर ज़्यादा कुछ न कुछ प्रकाश डाला गया था। दूसरा आता है रस मंजरी, श्रृंगार तिलक आदि की श्रृंगार परक नायिका भेद वाली शैलियों को अपनाया गया इसमें। तीसरा हमारा आता है जयदेव की रचना है चंद्रालोक। इसमें अलंकार निरूपण शैली, इस शैली में अलंकारों के लक्षण उदाहरण भी शैली में दिए गए हैं। प्रथम शैली में चिंतामणि की रचना आती है कवि कुल कल्प तरु। प्रथम शैली कौन सी, निरूपण शैली।
जिसमें काव्य के सभी अंगों का कुछ न कुछ वर्णन किया गया है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य भी आता है, देव का काव्य रसायन भी आता है। ये जो आपको जिन ग्रंथों के नाम बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ प्रमुख प्रमुख बताए जा रहे हैं। दूसरी जो शैली है उसके अंतर्गत कौन से ग्रंथ आ रहे हैं जिनका मुख्य विषय श्रृंगार रहा है। इन ग्रंथों में आप नाम ले सकते हो केशव की रसिक प्रिया का, रस विलास, इन सब रचनाओं का ले सकते हो। तीसरी शैली है हमारी चंद्रालोक, कोल्यानंद जैसे अनुकरण मूलक अलंकार ग्रंथ जो आते हैं उसमें। इस शैली में भी कई आचार्यों ने अपनी रचनाएं दी, जैसे जसवंत का बहुत प्रसिद्ध भी रहा है भाषा भूषण, पद्माकर का पद्माभरण। तो इन ग्रंथों में क्या है, अलंकारों का स्वच्छंद उदाहरणों के माध्यम से विवेचन किया गया है। तो यहाँ हमने यही जाना कि रीति काव्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, और किन किन विद्वानों ने लक्ष्य ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ लिखे और किन पद्धतियों के आधार पर लिखे, किस शैली में काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया गया, इत्यादि। अगला हम करेंगे रीति काव्य के प्रमुख भेद, कि रीति काव्य के प्रमुख भेदों में रीति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रसिद्ध रूप से रीति को 3 भागों में माना गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। यानी रीति काल, अगर छोटे क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाए कि रीति काव्य के कितनी धाराएं हैं, तो आप कहोगे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले रीतिबद्ध के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वर्ग में वे ही कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे होते हैं। रीति के बारे में आपको पहले बताया था ना कि रीति किसे कहते हैं, तो इस वर्ग में सिर्फ वही कवि आएंगे जो रीति से बंधे हुए होते हैं। यानी इसका दूसरा मतलब आप ये ले सकते हो कि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की हो, रीति ग्रंथों की रचना की हो। इनमें आप कई कवियों के नाम भी बता सकते हो, जैसे चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत, भिखारी दास, सोमनाथ, इन सब का। रीतिबद्ध में जो कवि रस का, श्रृंगार, अलंकार, काव्यांगों के लक्षण उदाहरण लिखने में अपनी काव्य शक्ति का उपयोग करते थे, वे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। पहले भी बताया कि रीतिबद्ध कवि वो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि, वो रीतिबद्ध कवि जो रीति की परिपाटी को लेकर अपनी रचनाओं को लिखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध कवियों को रीति ग्रंथकार कवि शीर्षक के अंतर्गत भी रखा है और उन्होंने 57 कवियों की चर्चा भी की है। इस वर्ग के कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इन कवियों को रीतिबद्ध नाम नहीं दिया, रीतिकार कहा है या आचार्य कवि नाम दिया है। और इसके प्रमुख कवियों के बारे में बता चुकी हूँ कि चिंतामणि है, केशव, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, ये इनके रीतिबद्ध के प्रमुख कवि हैं। फिर हमारा अगला आता है कि थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूंगी तीनों धाराओं के बारे में, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति मुक्त के बारे में, इस वर्ग में उन कवियों को आप रखोगे जो रीति के बंधन से पूर्णतः क्या है, मुक्त हैं। इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले जो लक्षण ग्रंथों की रचना इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना इन्होंने की। इनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है। तो इसमें भी नाम लिया जा सकता है घनानन का, बोदा, आलम और ठाकुर का।
फिर हमारा आता है रीति सिद्ध, जो तीसरे वर्ग के कवि आते हैं। पहले में हमने क्या देखा, जो रीति के बंधन से बंधे हुए हों। रीति मुक्त में हमने देखा जो रीति से पूर्णतः मुक्त हों। और रीति सिद्ध में कि तीसरे वर्ग में वही कवि आएंगे जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। इन्होंने इस जानकारी का पूरा पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। इसमें क्या है, जिन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीतिकालीन परंपरा प्रवृत्ति से प्रभावित हुए। रीति सिद्ध इस कोटि में कवियों में किसका नाम गिना जा सकता है? बिहारी का। अगर किसी एक ही कवि का नाम पूछा जाए कि रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, तो आप सबसे पहला नाम लिखोगे बिहारी का। इस कोटि के कवियों में बिहारी का स्थान सर्वप्रथम है। अन्य कवियों में रसनिधि, सेनापति, कृष्ण कवि आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई रही है। इसमें उन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश किया गया है। अलंकारों की कसौटी पर उन्हें अनेक दोहे भी खरे उतरने को हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है रीति काव्य का प्रवर्तन। कि रीति काल का प्रवर्तन किसे माना जाता है और इसका काल कब से शुरू होता है। तो हम जानेंगे कि हिंदी में सबसे पहले केशवदास ने काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया है। उनके ग्रंथ का नाम बताया है कवि प्रिया। पर रीति काव्य की शुरुआत केशवदास से न मानकर चिंतामणि से मानी जाती है, क्योंकि केशवदास ने जो रचनाएं लिखी उसके कुछ समय बाद रीति की जो धाराएं थी प्रवाहित मंद पड़ गई। और जब चिंतामणि ने रचनाएं लिखी उसके बाद देखा जाए तो जो धाराएं प्रवाहित हुई और आगे विकसित हुई, तो चिंतामणि से ही माना जाता है, जिनका काल केशवदास से 50 वर्ष बाद का है। इसका एक भी महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि केशवदास ने जिस शास्त्रीय परंपरा के आधार पर काव्य का विश्लेषण किया, वह पद्धति क्या थी? पुरानी थी। और रीति के जो बाद के कवि थे उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया। केशव अलंकार को प्रधान मानने वाले चमत्कारी कवि थे, यानी वो सिर्फ उसी को अलंकार को ही प्रधान मानते थे। जो अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं कर सकते थे। हिंदी के कवियों ने उस पुरानी परिपाटी को छोड़ किसको अपनाया? चंद्रालोक, कौल्यानंद की परंपरा का अनुसरण किया। हिंदी में इस परंपरा का अनुसरण करने वाले पहले जो रीति कवि थे वो कौन से हैं? चिंतामणि त्रिपाठी। और उनकी रचनाएं बताई है कुछ कि काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश ग्रंथ इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यही सीखा इस वीडियो में कि रीति शब्द क्या है, उसकी व्याख्या के बारे में जाना। रीति काव्य अगर वो है तो वो क्या है, क्या तात्पर्य उसका, किसे कहते हैं। रीति काव्य की जो प्रमुख धाराएं हैं, रीति सिद्ध, बद्ध और मुक्त, किसने लक्षण ग्रंथ लिखे, किसने लक्ष्य ग्रंथ लिखे। और अंत में हमने जाना कि रीति काव्य का प्रवर्तन किसे माना जाता है? केशवदास को ना होकर
किसे माना जाता है? आचार्य चिंतामणि को माना जाता है और उन्हीं से रीतिकाल का आरंभ माना जाता है। रीतिकाल में आपको ध्यान रखने योग्य ये है कि इसमें श्रृंगार रस की अधिकता का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो आज जो BA द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं उनके लिए रीतिकाल का जो टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसे समझोगे और करोगे। धन्यवाद।